हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनंत जुडिशियल लाइब्रेरी। तो आज यहाँ मैं जो आप लोगों के लिए टॉपिक लेके आई हूँ वो है संपत्ति अंतरण अधिनियम का सेक्शन 10 से लेके 12 तक। तो सेक्शन 10 और 11 की अगर मैं बात करूँ तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ना सिर्फ आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से, इवन आपके मेंस और इंटर पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अक्सर एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सेक्शन 10 एंड 11 अक्सर कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। ओके, तो सेक्शन 10 की अगर मैं बात करूँ तो सेक्शन 10 है आपका अन्य संक्रमण अवरुद्ध करने वाली शर्त, यानी अगर ट्रांसफ़र के साथ किसी कंडीशन को इम्पोज किया जाता है तो ऐसी जो शर्त होगी वो शून्य होगी। आइए इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 10 में अंतरण पर प्रतिबंध लगाने वाली शर्त को शून्य करार दिया गया है। यहाँ ध्यान रखिए, शर्त को शून्य करार दिया गया है, ओके, ना कि आपका अंतरण को शून्य करार दिया गया है। भूमि का निर्बाध संचरण होना चाहिए, ये समाज के हित में है। ओके, धारा 10 के अनुसार यदि किसी संपत्ति का अंतरण किसी शर्त के साथ किया जाता है जो पूर्ण प्रतिबंध लगाती है अंतरण पर, तो ऐसी शर्त शून्य होगी परंतु अंतरण वैध होगा। यानी कि अगर हम किसी प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र करते समय उस पर कोई ऐसी कंडीशन लगा देते हैं जो कि पूर्ण प्रतिबंध लगाती हो उस पर, एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन, तो ऐसा जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन यानी पूर्ण प्रतिबंध है उस शर्त के साथ प्रॉपर्टी को अगर हम ट्रांसफ़र करते हैं तो प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है वो तो वैलिड होगा, बट जो कंडीशन होगी जो कि आपका एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रही है वो आपकी वॉइड होगी। ओके, यानी शून्य होगी। आइए देखते हैं सेक्शन 8 में इससे रिलेटेड क्या प्रोविज़न है। तो सेक्शन 10 अगर जो बात करता है वो आपकी बात करता है कि शर्त जो होगी वो शून्य होगी परंतु अंतरण जो होगा वैध होगा। अब एग्जाम में क्या क्वेश्चन बनता है कि सेक्शन 10 आपका क्या अंतरण को शून्य करता है? नहीं, सेक्शन 10 आपका अंतरण को शून्य नहीं करता। अंतरण के साथ जो शर्त लगी है उसको वो शून्य करता है, ना कि अंतरण को। ओके, अब सेक्शन 8 में भी इसी प्रकार का वर्णन करते हुए कहा गया है कि जब तक कि कोई भिन्न आशय प्रकट ना हो, आवश्यक रूप से विवेचित ना हो, तो संपत्ति का अंतरण अंतरिति को सभी अधिकारों सहित तुरंत हो जाएगा। यानी आप किसी प्रॉपर्टी को अगर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो आपके जो राइट्स लायबिलिटी हैं जो भी हैं वो आप जिस भी व्यक्ति को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो भी अंतरिति है उसके सारे आपके सारे राइट एंड लायबिलिटी उसके हो जाएंगे। ओके, प्रॉपर्टी के साथ, यानी जो प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफ़र कर दी, अब उस प्रॉपर्टी से अटैच जो भी आपके राइट और लायबिलिटी के वो अब आपके ना होके उसके हो जाएंगे। ओके, आइए देखते हैं शर्त कैसी होती है। अगर यहाँ शर्त की बात की गई है, सेक्शन 10 आपकी शर्त की बात करती है, कंडीशन की बात करती है, कंडीशन इम्पोज करने की बात करती है। तो कंडीशन दो प्रकार की होती है। फर्स्ट होती है आपका उत्तर भाव शर्त और सेकंड होती है आपकी पूर्व भाव शर्त। यानी ऐसी शर्त जो हम, आइए होती क्या है उत्तर भाव शर्त वो देखते हैं। उत्तर भाव शर्त क्या होती है? तो ऐसी शर्त जो संपत्ति अंतरण के पश्चात लागू की जाती है। धारा 10, 11, 12 एवं 17 में उत्तर भाव शर्तों को शून्य किया गया है। ओके, अब उत्तर भाव शर्त क्या होती है कि सबसे पहले जैसे हम कंडीशन लगा देते हैं प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करते समय, कंडीशन ये इम्पोज कर देते हैं कि अगर प्रॉपर्टी को, यानी मैं आपको प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, ठीक है, आप उस प्रॉपर्टी को आप किसी को नहीं बेचेंगे, तो ये जो मैंने आप पे रिस्ट्रिक्शन लगाया ये बाद की शर्त है, उत्तर भाव शर्त है। और इसके बाद आपका जो ये पूर्ण रेस्ट्रिक्शन है यानी ट्रांसफ़र करने का जो राइट है वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपकी जो शर्त होगी वो शून्य होगी। अब पूर्व भाव शर्त क्या होती है? पूर्व भाव शर्त वह शर्त होती है जो अंतरण से पूर्व आरोपित की जाती है, उसके पूर्ण किए बिना संपत्ति का अंतरण नहीं होता। यानी ऐसी कोई कंडीशन जो कि संपत्ति अंतरण करने के पहले ही इम्पोज कर दी जाती है। ओके, और जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं हो जाती तब तक संपत्ति का अंतरण नहीं होता है। अब यहाँ मैंने सेक्शन नहीं मेंशन किया है, क्यों? क्योंकि पूर्व भाव शर्त आपका सेक्शन 10, 11, 12 एंड 17 कवर नहीं करता है। अब सपोज़ किसी पर्सन को आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करने से पहले उस पर ये कंडीशन लगा दीजिए। सपोज़ एक पर्सन ए है, ओके, और वो अपनी प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र करना चाहता है, बट बी को ट्रांसफ़र करने से पहले वो कंडीशन लगा देता है कि अगर बी सी से शादी करेगा तो ही प्रॉपर्टी उसको मिलेगी, अदरवाइज उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ओके, तो ये जो कंडीशन उसने लगाई ए ने, तो ये कंडीशन उसकी पूर्व भाव शर्त है, यानी पहले शर्त है। यानी जब तक वो सी से शादी नहीं करेगा तब तक उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ओके, और जो सेक्शन 10 आपका बात करता है वो आपकी उत्तर भाव शर्त की बात करता है जो कि शून्य होती है। यानी आपने प्रॉपर्टी तो ट्रांसफ़र कर दी और प्रॉपर्टी जैसे ही ट्रांसफ़र की उस पर शर्त लगा दी आपने, और जैसे ही आपने शर्त लगाई, पूर्ण रिस्ट्रिक्शन लगाया, वो शर्त हो गई शून्य। ओके, तो आइए पूर्ण और आंशिक प्रतिबंध। अब मैंने यहाँ जैसे कि बात किया है कि आपका एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन एंड
पार्शियली रिस्ट्रिक्शन। तो आपका जो एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन होता है वही शून्य होता है, यानी अगर आंशिक रूप से प्रतिबंध किया जा रहा है, सपोज एक व्यक्ति है, उसने प्रॉपर्टी बी को ट्रांसफ़र की, ओके, और बी पे आंशिक प्रतिबंध लगा दिया, तो ऐसे में क्या होगा, वो प्रतिबंध जो होगा, वो जो शर्त होगी, कंडीशन होगी, वो वैलिड होगी, ना कि शून्य होगी, और ट्रांसफ़र भी आपका वैलिड होगा। अब पूर्ण और आंशिक प्रतिबंध होते क्या है, इन दोनों का छोटा सा डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले अगर एक पर्सन है, उसने बी को प्रॉपर्टी बेची, ठीक है, ट्रांसफ़र की, और ट्रांसफ़र के साथ ही ये शर्त लगा दी कि वो प्रॉपर्टी को आगे किसी को नहीं बेचेगा, ठीक है, तो उसका ट्रांसफ़र का राइट ख़त्म। ये एक एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है, ओके, और एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन हमेशा वॉइड होता है, बट आपका जो ट्रांसफ़र होता है वो वैलिड होता है। बट अगर मैं बात करूँ आंशिक रिस्ट्रिक्शन, यानी जो आपका पार्शियली रिस्ट्रिक्शन है, आंशिक प्रतिबंध है, वो आपका वैलिड होता है। अब आंशिक रिस्ट्रिक्शन होते क्या हैं, यानी आपका पार्शियल रिस्ट्रिक्शन होते क्या हैं, तो वो आपका होते हैं कि ए ने एक प्रॉपर्टी बी को बेची, ठीक है, अब बी को बेचते वक्त ये कह देगा कि वो अगर आगे प्रॉपर्टी बेचना चाहे तो वो सबसे पहले प्रेफरेंस अपने फैमिली मेम्बर को देगा, तब बाहर वालों को देगा, ओके। तो ये एक आंशिक प्रतिबंध है। अगर ऐसा प्रतिबंध लगाया जाता है किसी व्यक्ति पे, तो ऐसा प्रतिबंध आपका वैध होगा, यानी आपका वैलिड होगा, और शर्त के साथ आपका ट्रांसफ़र भी वैलिड होगा, ओके। तो धारा 10 द्वारा पूर्ण प्रतिबंध को शून्य घोषित किया, जबकि आंशिक प्रतिबंध को स्वीकृति प्रदान की गई है। पूर्ण प्रतिबंध जैसे संपत्ति के अंतरण पर यह शर्त लगा दी जाना कि संपत्ति को कार्य के लिए नहीं उपयोग किया जाएगा, धारा 10 द्वारा शर्त शून्य घोषित होगी। आंशिक प्रतिबंध क्या होते हैं? आंशिक प्रतिबंध में अंतरिति का संपत्ति अंतरण करने का अधिकार सर्वप्रथम पूर्ण रूप से बना रहता है, यानी वो प्रॉपर्टी को आगे ट्रांसफ़र कर सकता है, जबकि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन यानी पूर्ण रिस्ट्रिक्शन में आपका संपत्ति का आगे ट्रांसफ़र करने का राइट ही खत्म हो जाता है, ओके। तो आंशिक प्रतिबंध में अंतरिति का संपत्ति अंतरण करने का अधिकार सर्वप्रथम पूर्ण रूप से बना रहता है, जैसे किसी अंतरिति पर यह शर्त लगाना कि वह संपत्ति का अंतरण धार्मिक कार्यों के लिए नहीं करेगा। तो ऐसा प्रतिबंध अगर किसी पर लगाया जाता है तो वो वैलिड होता है, ओके। यह प्रत्येक मामलों के तथ्यों पर निर्भर करता है कि प्रतिबंध यानी जो रिस्ट्रिक्शन है वो आपका एब्सोल्यूट है या फिर पार्शियली, यानी आपका पूर्ण या आंशिक रिस्ट्रिक्शन है। ये सभी मामलों के तथ्यों पर निर्भर करता है, ओके। आइए नेक्स्ट देखते हैं इसके कुछ उदाहरण इसलिए मैं लेके आई हूँ, उदाहरण लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और यहाँ जो आपको मैं बता रही हूँ, अगर आप इस तरह से एग्जाम में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे, ओके। फर्स्ट है आपका शर्त, ऐसी कोई शर्त लगाना अंतरिति पे जिसको हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहे हैं दान द्वारा संपत्ति का अंतरण नहीं करेगा। तो ऐसा जो प्रतिबंध है वो आंशिक है और ये वैध होगा, यानी जो शर्त है वो वैध होगी, और दोनों ही कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र तो वैध था ही, यानी वैलिड था ही, ओके। नेक्स्ट है आपका अंतरिति 3 वर्ष तक संपत्ति का अंतरण नहीं करेगा। प्रतिबंध आंशिक है, ठीक है, 3 वर्ष आंशिक ही है, वैध होगा, आपका जो कंडीशन है वो वैध होगी, यानी वैलिड होगी। अंतरिति 20 वर्ष तक संपत्ति का अंतरण नहीं करेगा, ये एक एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है जो कि आपका शून्य होगा। अंतरिति राम को संपत्ति अंतरित नहीं करेगी, यानी जिसको हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं उससे बोल देंगे आप इसको छोड़ के सबको प्रॉपर्टी दे सकते हैं, यानी आप बी को जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई है उससे ये कह दिया जाए आप सी को छोड़ के प्रॉपर्टी किसी को अंतरित नहीं करेंगे, तो ये एक आंशिक प्रतिबंध है और ये आपका वैध होगा, यानी आप सी को प्रॉपर्टी ना देके आप किसी को भी दे सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है आपका अंतरिति राम के अलावा संपत्ति किसी और को नहीं अंतरण करेगा, तो ये आपका पूर्ण प्रतिबंध है, ये जो आपका है शून्य होगा। आपको 4 और 5 में कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो मैं आपको 4 और 5 बता देती हूँ कि ए एक पर्सन है, वो अपनी प्रॉपर्टी अगर बी को बेच रहा है तो बी पे ये रिस्ट्रिक्शन लगा देता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी सी को ही देगा, तो ये आपका एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन है, यानी पूर्ण प्रतिबंध है, और ये शून्य होगा। अगर वो ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी सी के अलावा किसी को भी दे सकता है, तो ये एक आंशिक प्रतिबंध है, ओके, और ऐसा प्रतिबंध आपका वैध होगा। छठा है एक सहदायकी संयुक्त मकान में से अपना हिस्सा किसी बाहरी व्यक्ति को बेचने के बजाय किसी अन्य सहदायकी को ही बेचेगा, ये एक आंशिक प्रतिबंध है जो कि वैध होगा। एक सहदायिक संयुक्त मकान में से अपना हिस्सा किसी व्यक्ति को नहीं बेचेगा तथा उसकी मृत्यु के उपरांत संपत्ति अन्य सहदायिकों को प्राप्त हो जाएगी, पूर्ण प्रतिबंध है और अवैध होगा, शर्त शून्य होगी, ठीक है। अब धारा 10 के अपवाद,
तो धारा 10 में हम लोगों ने देखा कि धारा 10 आपका क्या बात कर रही थी, धारा 10 आपका बात कर रही थी कि जो हम संपत्ति अंतरण करते समय कंडीशन लगा रहे थे, तो कंडीशन अगर पूर्ण प्रतिबंध लगाती है अंतरिति पर कि वो आगे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकता या फिर ट्रांसफ़र करेगा तो किसी एक पार्टिकुलर व्यक्ति को ही करेगा, तो ऐसी जो कंडीशन होगी वो शून्य होगी, ठीक है। बट अगर वो कंडीशन ऐसी है आंशिक रूप से कि उसके अंतरण के अधिकार पे प्रभाव नहीं डाली, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो जो शर्त लगाई गई है वो शर्त भी वैलिड होगी और आपका जो ट्रांसफ़र था वो पूर्ण और आंशिक दोनों ही कंडीशन के साथ आपका ट्रांसफ़र क्या था, वैलिड था। ओके, अब आइए देखते हैं इसके कुछ एक्सेप्शन। अगर मैं एक्सेप्शन की बात करूं तो एक्सेप्शन कुछ ऐसे हैं कि इसमें अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन भी लगा दिया जाता है तो भी वो वैलिड होगा। ओके, वो शून्य नहीं होगा आपका प्रॉपर्टी के ट्रांसफ़र के साथ। अंतरण के अधिकार पर पूर्ण अवरोध नहीं लगाया जा सकता, किंतु इस सिद्धांत के अपवाद हैं। मीन्स कुछ ऐसे एक्सेप्शन हैं जिसमें आप एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, लाइक आपका लीज पट्टा, जो कि आपका सेक्शन 105 से लेकर 117 तक संपत्ति अंतरण अधिनियम में कवर किया गया है। संपत्ति के अंतरण के अधिकार पर पूर्ण अवरोध नहीं लगाया जा सकता, किंतु पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार पर ऐसा प्रतिबंध लगाया जा सकता है और ऐसा प्रतिबंध जो होगा वो वैध होगा। ओके, विवाहित स्त्रियां, पारसी, यहूदी तथा ईसाई जो भी हैं ऐसे धर्म को बिलोंग करती हैं, उन्हें विवाहित रहने के दौरान संपत्ति से भरण पोषण प्राप्त करने का सीमित अधिकार प्रदान किया जा सकता है। प्रदान के लिए संपत्ति के अंतरण पर धारा 10 के अंतर्गत जो भी आपका प्रतिबंध लगाया जाता है, ऐसा लगाया हुआ पूर्ण प्रतिबंध आपका वैध होता है। ओके, धारा 10 का सिद्धांत केवल अंतरिति पर लगाए गए पूर्ण अवरोध को शून्य करार देता है। ये ध्यान रखिए कि धारा 10 जो बोलता है वो सिर्फ और सिर्फ अंतरिति पर लगाए हुए आपके पूर्ण अवरोध को ही शून्य घोषित करता है। अंतरणकर्ता अपने ऊपर चाहे जो भी कंडीशन इम्पोज कर सकता है यानी लगा सकता है। अब इसको मैं कैसे समझाऊँ आपको एग्जाम्पल में। सबसे पहले आप समझ लीजिए एक ए नाम का व्यक्ति है, ठीक है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है बी को। अब बी पे अगर वो कोई कंडीशन लगाता है जो कि उसके आगे ट्रांसफ़र के राइट को शून्य करता है, यानी उसके ट्रांसफ़र के राइट को रोकता है, उसे ट्रांसफ़र करने का अधिकार नहीं देता है आगे, ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि वो शर्त जो होगी शून्य होगी सिर्फ बी के लिए। ओके, बी ऐसा समझेगा कि कोई शर्त थी ही नहीं, वो प्रॉपर्टी को अपने तरीके से यूज़ कर सकता है। बट अगर ए चाहे तो अपने ऊपर कोई भी कंडीशन लागू कर सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, वो चाहे तो अपने ऊपर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा ले, चाहे तो अपने ऊपर पार्शियली रिस्ट्रिक्शन लगा ले, कोई मैटर नहीं करता। ओके, मैटर यहाँ सेक्शन 10 में यही करता है कि जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की गई हो उसके ऊपर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन ना लगाया जाए। ओके, अब आते हैं सेक्शन 12 में, दिवालियापन या अन्य संक्रमण पर शर्त। धारा 12 में, धारा 12 द्वारा दो प्रकार के प्रतिबंधों को शून्य घोषित किया गया है, यानी धारा 12 भी आपका रिस्ट्रिक्शन की बात करती है, प्रतिबंध की बात करती है, और इसमें दो प्रकार के प्रतिबंध को शून्य घोषित किया गया है। सबसे पहले शर्त जिनके द्वारा यह प्रतिबंध लगाया गया हो कि यदि अंतरित संपत्ति का अंतरण करना चाहेगा तो नहीं कर सकेगा। सपोज ए एक व्यक्ति है, उसने बी पे ये कंडीशन लगा दी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते वक्त कि वो आगे प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र ही नहीं कर सकेगा। ओके, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा कि आपकी जो कंडीशन लगाई गई है वो शून्य हो जाएगी। सेकेंड है अंतरित यदि दिवालिया हो जाएगा तो संपत्ति का अंतरण नहीं कर सकेगा। उस पर यह भी कंडीशन लगा दी कि प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते समय कि अगर वो दिवालिया हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो भी वो अपनी प्रॉपर्टी आगे ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, यानी बेच नहीं सकता है। तो ऐसी कंडीशन जो लगाई जाती है सेक्शन 12 में आपका स्पेशली दिवालिया यानी इंसॉल्वेंट की बात करता है। तो ऐसे जो कंडीशन इम्पोज की जाती है वो आपका क्या होती है, शून्य होती है, यानी वॉइड होती है। उक्त दोनों प्रकार की शर्त पट्टाकर्ता द्वारा पट्टेदार पर लगाई जा सकती है या प्रतिबंध ऋणदाताओं के हितों की रक्षा के लिए लगाए गए। ओके, यानी जो सेक्शन 12 का मोटिव है, ऑब्जेक्ट है, वो सिर्फ और सिर्फ ऋणदाताओं के हितों की रक्षा के लिए लगाया गया। ओके, धारा 12 जो बात करती है वो पूर्ण प्रतिबंध और आंशिक प्रतिबंध दोनों प्रकार के हितों के अंतरण पर लागू होती है। यानी धारा 12 में आप पूर्ण रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे तो भी वो आपका वर्ड होगा, और आंशिक रिस्ट्रिक्शन लगाएंगे यानी आप पार्शियली रिस्ट्रिक्शन अगर इम्पोज कर रहे हैं तो भी वो आपका वर्ड होगा। ओके, जबकि आपने सेक्शन 10 में देखा था कि अगर आप एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं वही वॉइड हो रहा था, जबकि आप पार्शियली रिस्ट्रिक्शन लगा रहे थे यानी आंशिक प्रतिबंध लगा रहे थे वो आपका वैलिड हो रहा था। ओके, जबकि सेक्शन 12 आपका दोनों ही टाइप के रिस्ट्रिक्शन को क्या कर रहा है, वॉइड कर रहा है।
आइए देखते हैं सेक्शन 11। सेक्शन 11 की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन 11 इंजॉयमेंट की बात करता है, प्रॉपर्टी के इंजॉयमेंट की बात करता है, जबकि सेक्शन 10 आपका ट्रांसफ़र की बात करता है। सेक्शन 11 भूमि के प्रयोग पर प्रतिबंध की बात करता है। धारा 11 में प्रतिबंध आपके उसके इंजॉयमेंट पे लगाया जाता है, प्रॉपर्टी के। जबकि संपत्ति के अंतरण पर उस संपत्ति में किसी व्यक्ति के पक्ष में पूर्ण हित का सृजन कर दिया जाता है। सपोज एक व्यक्ति है, उसने बी को प्रॉपर्टी पूरी तरह से बेच दी, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ, प्रॉपर्टी में बी का जो हित है वो पूरी तरह से उसका हो गया, ओके। किंतु उस पर निर्बंधन लागू किया कि वह संपत्ति का प्रयोग किसी विशेष रीति से करेगा, अन्य रीति से नहीं करेगा। उस स्थिति में अंतरण तो वैध होगा, किंतु जो शर्त लगाई शून्य होगा, ठीक है। अब इसको मैं समझाती हूँ कि एक व्यक्ति है, उसने प्रॉपर्टी बी को बेच दी, ठीक है। अब बी को जब बेच दी पूरी तरह से, अब बी पे ये शर्त लगा रहा है कि तुम इसको सिर्फ धार्मिक कार्य के लिए यूज़ करोगे, तुम इसको एक पोल्ट्री फॉर्म के रूप में यूज़ करोगे, तुम इसको ऐसे यूज़ करोगे, तुम इसको वैसे यूज़ करोगे। भैया जब तुमने प्रॉपर्टी बेच दी सामने वाले को, तो वो उसका मालिक है, वो जैसे चाहे यूज़ करे, ठीक है। तो तुम्हें कंडीशन लगाने की क्या जरूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंडीशन ए लगा रहा है वो सारी की सारी कंडीशन क्या होगी, वॉइड होगी, जबकि आपका जो ट्रांसफ़र है वो आपका वैलिड होगा। ट्रांसफ़र आपका सेक्शन 10 में भी वैलिड था, सेक्शन 11 में भी वैलिड है। बस सेक्शन 10 और 11 बात करते हैं कि अगर एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन लगाए जा रहे हैं तो आपका वॉइड होगा, जबकि आपका पार्शली रिस्ट्रिक्शन लगाया जा रहा है यानी आंशिक प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो वो आपका वैलिड होगा, ओके। जबकि दोनों ही कंडीशन में आपका ट्रांसफ़र क्या होगा, वैलिड होगा, वैध होगा, ओके। तो आइए देखते हैं। परंतु जहां संपत्ति पर एक भाग का अंतरण किया जाता है तो दूसरे भाग के लाभप्रद प्रयोग के लिए अंतरित का कोई शर्त आरोपित किया जा सकता है। अब परंतु यहाँ लगा हुआ है, और परंतु में जो लिखा है वो देखिए, परंतु में आपका बात करता है आंशिक प्रतिबंध की। परंतु जहाँ पर संपत्ति के एक भाग का अंतरण किया जाता है तो दूसरे भाग का लाभप्रद प्रयोग के लिए अंतरित पर कोई शर्त आरोपित की जा सकती है। अब इसको एक एग्जाम्पल समझिए। एक व्यक्ति है, ठीक है, उसकी दो प्रॉपर्टी है, दोनों अगल बगल है, ठीक है, अटैच है, प्रॉपर्टी एक्स वाई समझ लीजिए। अब उसने एक्स प्रॉपर्टी को बी को बेच दी, ठीक है, और वाई प्रॉपर्टी क्या है, अभी भी ए के पास है। अब वाई प्रॉपर्टी में क्या है, ए अपना नर्सरी चलाता है, ठीक है, और एक्स प्रॉपर्टी जो उसने बी को बेच दी, बी को बेचते समय उसने ये कहा है कि आप इसमें 2 मंजिला से ज़्यादा मकान नहीं बना सकते, ठीक है। क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि ए की जो वाई प्रॉपर्टी पे नर्सरी है उसको भी सनलाइट की ज़रूरत है। अगर वो एकदम ऊंचा मकान बना लेगा, बी उसके जस्ट बगल का मकान है तो उसको रोशनी नहीं मिलेगी, ठीक है, हवा पानी कुछ नहीं मिलेगा, तो ऐसे में क्या होगा, प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो ये जो कंडीशन लगाया गया बी पे कि वो 2 मंजिले से ज़्यादा मकान नहीं बना सकता, तो ऐसा जो कंडीशन है बी पे लगाया हुआ वो आपका वैलिड होगा, ओके, ना कि वॉइड होगा। और ऐसी कंडीशन के साथ आपका ट्रांसफ़र भी क्या होगा, वैलिड होगा, ना कि वॉइड होगा, ओके। यानी आपका शर्त भी आपकी वैध होगी और आपका अंतरण भी वैध होगा आंशिक प्रतिबंध में। उम्मीद करती हूँ आपको आंशिक प्रतिबंध क्या होता है सेक्शन 11 में समझ में आ गया होगा। फिर भी इसके कुछ एग्जाम्पल अभी मैं बता दूंगी। धारा 11 द्वारा निम्नलिखित प्रतिबंधों को शून्य घोषित किया गया। अब कौन कौन से प्रतिबंध को शून्य घोषित किया गया है धारा 11 में, तो ये कुछ एग्जाम्पल मैं लेके आई हूँ। एग्जाम्पल को अपने माइंड में रखिएगा, और जिस वे में आज यहाँ मैं आंसर लेके आई हूँ आपका सेक्शन 10 एंड 11 का, आप लोग एग्जाम में सेम इसी वे में लिखिएगा, और मैं गारंटी देती हूँ आपको नंबर बहुत अच्छे मिलेंगे। संपत्ति के अंतरण के साथ संलग्न या शर्त की अंतरित भूमि में किसी विशेष स्थान पर निवास करेगा। सपोज एक प्रॉपर्टी बी को अंतरित करते समय ए ने कंडीशन इम्पोज कर दी कि वो इस घर में एक विशेष स्थान पे ही निवास करेगा और कहीं नहीं निवास करेगा। तो ऐसी जो कंडीशन लगाई गई बी पे प्रॉपर्टी बेचते समय, तो क्या होगी, कंडीशन आपकी वॉइड होगी यानी शून्य होगी। अंतरित भूमि को निश्चित दर पर किराए पर देगा या उसकी निश्चित दर पर सिंचाई करेगा, निश्चित प्रकार से सिंचाई करेगा। भैया जब तुमने प्रॉपर्टी बेच दी तो वो अपना घर 5 रुपये में किराए में उठाए या 10 रुपये में किराए में उठाए, तुम्हारा क्या जा रहा है, सीधी बात, ठीक है। तो ऐसी शर्त लगाना यानी मूर्खता है। फिर भी अगर लगा दी तो ठीक है, कोई बात नहीं, शर्त शून्य होगी, वो अपनी प्रॉपर्टी को अपने तरीके से एंजॉय करे, तो ट्रांसफर तो वैलिड है ना, ठीक है। थर्ड है आपका संयुक्त संपत्ति के विभाजन से सहस्वामी को वंचित करना। जैसे यह शर्त लगाना कि जब तक सभी पुत्र वयस्क नहीं हो जाएंगे संपत्ति का विभाजन नहीं किया जाएगा। तो अगर ऐसी कोई शर्त लगा दी जाती है तो आपका
जो कि आपकी इंजॉयमेंट को रिस्ट्रिक्ट करती है, यानी आप उस प्रॉपर्टी को अपने तरीके से इंजॉय नहीं कर सकते हैं, तो आप पे जो शर्त लगाई गई वो शर्त शून्य होगी, यानी ऐसे समझा जाएगा कि कोई शर्त थी ही नहीं। ठीक है, आप प्रॉपर्टी को अपनी मर्जी से इंजॉय कर सकते हैं। सेक्शन 10 एंड 11 यही बात करता है कि प्रॉपर्टी का जो ट्रांसफ़र है वो आपका वैलिड है, आप अपने तरीके से इंजॉय करिए। ओके, आप अपने तरीके से उसको आगे ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं। सेक्शन 10 आपका ट्रांसफ़र की बात करता है, जबकि सेक्शन 11 आपका एंजॉयमेंट की बात करता है। तो आप अपने तरीके से या तो ट्रांसफ़र करिए तो एंजॉय करिए, लेकिन दोनों ही सेक्शन आपका पूर्ण प्रतिबंध को शून्य करता है, जबकि आंशिक प्रतिबंध को वैध करता है। उम्मीद करती हूँ आपको पूर्ण और आंशिक प्रतिबंध समझ में आ चुका होगा। ठीक है, धारा 11 के अपवाद। धारा 11 के दूसरे पैराग्राफ के अनुसार अंतरणकर्ता अपनी संपत्ति के लाभप्रद प्रयोग के लिए अंतरित पर भूमि के प्रयोग के संदर्भ में युक्त शर्त आरोपित कर सकता है। अब आंशिक प्रतिबंध के आइए कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए कि अगर ऐसी शर्त लगाई जाती है तो शर्त वैध होगी। ठीक है, ऊपर मैंने एग्जाम्पल दिया कि शर्त शून्य किस स्थिति में होगी, अब शर्त वैध किस स्थिति में होगी। ए एक मकान बी को अंतरित करता है, यह शर्त लगाता है कि वो अपने मकान की ऊंचाई 200 फीट से अधिक नहीं बढ़ाएगा। यह शर्त उसने अपने मकान में हवा व प्रकाश को निर्बाध रूप से आने के लिए लगाई। शर्त क्या है? वैध है। और ऐसी शर्त के साथ अंतरण उसने किया वो भी वैध है। ठीक है, ए दो संपत्ति का मालिक है, वह संपत्ति बी को इस शर्त पर अंतरित करता है कि वह उनके घर से होकर जाने वाले नाले की मरम्मत करवाएगा। ऐसी शर्त भी आपकी वैध है और इसके साथ किया हुआ आपका ट्रांसफर भी वैध है। ओके, अब आइए सेक्शन 10 और 11 में अंतर समझते हैं। ये भी एग्जाम में पूछता है। ओके, और एग्जाम में अगर आप बच गए, नहीं पूछा तो इंटरव्यू में तो पूछ ही लेगा। दोनों धाराएं द्वारा पश्चातवर्ती शर्त को शून्य घोषित किया गया है, परंतु दोनों में मुख्य अंतर है। अब आइए दोनों में मुख्य अंतर क्या है। तो धारा 10 वहां लागू होती है जहां संपत्ति का पूर्ण या आंशिक अंतरण किया हो। ठीक है, तो धारा 10 में आपका जरूरी नहीं संपत्ति को पूर्ण रूप से अंतरित कर दिया गया हो, यानी पूर्ण रूप से आपका ट्रांसफर कर दिया गया हो। आपका अगर आंशिक रूप से भी ट्रांसफर किया गया तो भी आपका सेक्शन 10 लागू होगा। ठीक है, धारा 10 यानी सेक्शन 10 आपका पूर्ण और आंशिक अंतरण पर लागू होता है, जबकि धारा 11 आपके वहाँ लागू होती है जहाँ आपका संपत्ति पूर्ण रूप से अंतरित कर दी जाती है, यानी ए अब उसका मालिक नहीं रह गया है। मालिक कौन हो गया है? बी। ओके, धारा 10 द्वारा अंतरण पर प्रतिबंध लगाने वाली शर्तों को शून्य किया गया है, यानी धारा 10 जो है आपके आगे अंतरण करने वाली जो शर्त है, यानी कि आप आगे संपत्ति को अंतरण नहीं कर सकते हैं, ऐसी कोई शर्त लगा दी जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपकी जो शर्त होगी वो शून्य होगी, किंतु आपका जो अंतरण होगा वो मान्य होगा। ओके, जबकि धारा 11 आपकी भूमि के प्रयोग के ढंग पर प्रतिबंध लगाने वाली शर्त को शून्य करती है कि भूमि को आप किस ढंग से प्रयोग करेंगे। अगर सपोज ए ने एक प्रॉपर्टी बी को बेच दी और बेचते समय उस पर ये रिस्ट्रिक्शन लगा दिया या प्रतिबंध लगा दिया कि आप प्रॉपर्टी को ऐसे नहीं ऐसे यूज़ करेंगे, आप मेरी तरीके से यूज़ करेंगे जैसा मैं कहूँगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि वो जो शर्त लगाएगी इंजॉयमेंट पे प्रॉपर्टी के, तो ऐसी जो शर्त होगी वो शून्य होगी, जबकि ट्रांसफ़र होगा आपका वैलिड होगा। तो ये आपका सेक्शन 10 एंड 11 कंप्लीट होता है। और अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। ठीक है, मैं उसका आंसर कर दूंगी नेक्स्ट टॉपिक में। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। थैंक यू।